पे भी वो चले जाए, वहाँ पे ऐसे रोड शो शुरू हो जाता है कि लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बीजेपी के नारे लगते हैं। जितने भी इनके लीडर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बड़े इनके स्ट्रॉन्ग है कि सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप है, और आए कहाँ से, बिल्कुल एक लोअर मिडिल जो उनके लोअर मिडिल क्लास। और मुझे मतलब लगता है जैसे जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से गरीबों के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो एक उस स्टेज से गुजरते हैं। मतलब होता है ना कि एक बड़ा सिटी है उसमें डेवलपमेंट ज्यादा है, अब वहाँ पर ऐसा नहीं रहा, हर छोटे से छोटे स्टेट में भी डेवलपमेंट। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंसाइड रिएक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीजा ताहिर और मेरे साथ है जवेरिया सिद्दीकी और ईशा तारिक। जी, हम देखने लगे हैं बायोग्राफी द लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों जवेरिया? बिल्कुल, टाइटल पढ़ लेते हैं, नो अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, बायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर यूपीएससी। मतलब ये जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए तो बड़ा ज्यादा एक इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। और हमने वैसे ही हमेशा इतनी ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात की है, हम दे सकते हैं ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, तो हमें लगता है अगर हमने दिया ना हाँ, इवन तो कितना उसपे मतलब कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ किसने बनाया, किसने ब्रिज की क्या हाइट है, क्या है, वो सारा हम क्योंकि वो हर एक सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा वो कवर हो जाएगा उनका। अब देखते हैं बायोग्राफी, अभी तक हमने नहीं देखी है, हाँ, तो ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं बायोग्राफी, फिर और बात हम करते बहुत हैं। एक्साइटेड। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नरेंद्र मोदी। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, आज की कहानी जिस शख्सियत की है, उनका जीवन और व्यक्तित्व इन पंक्तियों में एकदम सटीक बैठता है। ऐसा लगता है कि मानो ये पंक्तियां उन्हीं के जीवन को बयां कर रही हूं। आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक के एक संघर्ष भरे सफर की है। यह कहानी घोर संघर्ष के आगे अटूट साहस की, अनपैरेलल्ड विक्ट्री की है। जी हां दोस्तों, आपने सही पहचाना। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कहा जाता है कि आजाद भारत में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो है नरेंद्र मोदी। हालांकि इनकी पर्सनैलिटी जितनी फेमस है, इनका पॉलिटिकल करियर उससे कई गुना ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। लेकिन इनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि जो इनको पसंद नहीं करते हैं वो भी इनको नजरअंदाज नहीं कर पाते। तो आखिर एक चाय वाले के रूप में शुरू हुआ जिंदगी का सफर उनको दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स की पोजीशन पर कैसे ले आया। एक सन्यासी बच्चा भारतीय राजनीति की सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी के रोमांचक सफर से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर साल 1950। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव में एक पुअर फैमिली में जन्म लिया। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वो बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफी अच्छी हो गई। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरे घरों में भी काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग वडनगर से ही की। वो बड़े शौक से स्कूल जाते थे। हालांकि वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनको थिएटर और स्पोर्ट्स में भाग लेने का बहुत शौक था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत से भरपूर रहता था। वो बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी, जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहां मगरमच्छ का एक बच्चा मिला,
जिसको बहुत बहादुरी से उठाकर वो घर ले आए, लेकिन मां के समझाने पर उन्होंने उसको वापस झील में छोड़ दिया। खैर, नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। वो अक्सर फ्री टाइम में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको इतिहास पढ़ने का भी बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाकर कई कई साल पुराने न्यूज़पेपर मांगकर पढ़ा करते थे। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन वडनगर की एक शाखा में लक्ष्मण राव इनामदार, जिनको सब वकील साहब कहते थे, वो आरएसएस के लोगों को संबोधित करने वहां पहुंचे। उनके शब्दों से नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायर हुए। इस दौरान 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस वॉर में भारत की हार ने मोदी जी को झकझोर दिया। इसके चलते उनका देश के लिए प्रेम और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। इसी के बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने की ठानी। हालांकि उनकी कद काठी एनसीसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन जब उनकी कमिटमेंट को देखते हुए उनके फिजिकल टेस्ट लिए गए, तब उन सब में उन्होंने बाजी मार ली। इसके अलावा मोदी जी की एक और खूबी थी, उनको साफ सुथरे कपड़ों का बहुत शौक था। हालांकि वो बहुत महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन वो जो भी पहनते वो एकदम साफ सुथरा होता था। ये उनकी पर्सनैलिटी में आज भी साफ झलकता है। दोस्तों, इसी दौरान लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी यशोदाबेन चमन लाल के साथ शादी कर दी गई। इस बीच उन्होंने देश के जवानों की भी खूब सेवा की। 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान सैनिकों के साथ उनका लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि वो वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन्स में उनको चाय और खाना पहुंचाया करते थे। यानी उनमें छोटी सी उम्र से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा विचारशील होते गए। वो अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबों के बीच बिताने लगे। वो अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। साथ ही वो घर से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वो घर परिवार में उलझकर ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। आगे जाकर उन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रखा। अनिकेत यानी जिसका कोई घर नहीं। खैर, घर से निकलकर वो सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन वहां उनको दीक्षा नहीं दी गई। असल में रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, लेकिन मोदी जी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। वहां के लोगों ने उनको समझाया कि अभी उनकी उम्र अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने की है। इतनी कम उम्र में इतना कठिन जीवन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था। तो इसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्रैवलिंग करते हुए गुजारे। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट, वहां से अल्मोड़ा, उसके बाद केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वो गुजरात की ओर गए। 1969 के आसपास वो वडनगर में एक बार फिर वापस आए। उनके जाने की वजह से घर में दुख और शिकायत का माहौल छाया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि ये इमोशंस उनको कमजोर करे, मोदी जी एक बार फिर सबसे अलविदा लेकर अपनी तलाश में निकल पड़े। इस बार वो सीधा अहमदाबाद गए। यहां उन्होंने कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैंटीन पर काम किया। इस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर्स में आना जाना लगा रहता था। वहां उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब से हुई और यहीं से उनकी आरएसएस की जर्नी की शुरुआत हुई। एंट्री इनटू आरएसएस। दोस्तों, जब वकील साहब की नजर नरेंद्र मोदी पर पड़ी तो उन्होंने उनमें बहुत सी खूबियां नोट की। वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहमदाबाद पहुंचकर वकील साहब ने आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर्स में मोदी जी के रहने के सभी अरेंजमेंट्स करा दिए। 1971 में 18 साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और यहां उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब वो अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। इस समय उन्होंने गुजरात के कोने कोने में अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसकी वजह से उनको लोगों के दुख दर्द की समझ बहुत अच्छे तरीके से होने लगी।
आरएसएस में भी वो दिन रात लोगों के बीच जमकर मेहनत किया करते थे। मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना, ऑफिस की साफ सफाई करना, यह सब उन्हीं के जिम्मे था। इस दौरान मोदी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस समय वकील साहब ने उनको अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि वकील साहब का मोदी जी की पर्सनालिटी को निखारने में बहुत बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी बताते हैं कि उन्होंने अपना यूथ ज्यादातर वकील साहब के साथ ही बिताया। उन्होंने काफी लंबे समय तक मोदी जी का मार्गदर्शन किया। ये आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी बने। खैर 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान जब आरएसएस जैसी संस्थाओं को बैन कर दिया गया, उस समय भी मोदी जी अपने काम से पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इस इमरजेंसी का विरोध करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसके बाद आरएसएस में उनका ओहदा पहले से कई गुना बढ़ गया। 1978 में उनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। कुछ समय सूरत और वडोदरा में काम करने के बाद 1979 में उनको आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। दिल्ली से वो कुछ समय बाद एक बार फिर गुजरात वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस बुक में उन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को बहुत गहराई से डिस्कस किया। 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन भी खत्म किया। पॉलिटिकल साइंस में 1985 में आरएसएस ने उनके कमिटमेंट और हार्डवर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इस दौर में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बेहद करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त वो उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में भी वाजपेयी जी की छवि साफ झलकती है। खैर, कुल मिलाकर मोदी जी जहां भी गए उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। 1990 में उनको बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट किया गया। अपने इसी रोल के चलते 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भव्य रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया। सोमनाथ से लेकर मुंबई तक चली इस रथ यात्रा में मोदी जी ने आडवाणी के सारथी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी तैयार की। इसी के चलते 1995 में बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शंस में मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की। अपने इस कंट्रीब्यूशन के कारण मोदी जी 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। यानी उनकी काबिलियत की बदौलत बीजेपी में भी उनको बहुत तेजी से कामयाबी हासिल हुई। एंट्री इन पॉलिटिक्स। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी की जिंदगी में सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्न आया 2001 में। 2001 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल को इस पोजीशन पर रिप्लेस किया। असल में केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों बहुत खराब रहती थी। ऐसे में इस पद के लिए अगर सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कोई था तो वो थे केवल मोदी जी। इसी दौरान गुजरात में एक बेहद अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हुआ। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा राइट्स की। यह पीएम मोदी के पॉलिटिकल जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ रहा। ऑपोजिशन ने इन राइट्स को लेकर मोदी जी पर कई सवाल उठाए, लेकिन हाल ही में उन्हें और उनकी पार्टी को इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सीएम के पद पर नियुक्त होते रहे। सीएम के तौर पर उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी, उसकी एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत तेजी से बूस्ट किया। हालांकि गुजरात हमेशा से इंडिया के डेवलप्ड स्टेट्स में से एक रहा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस स्टेट के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए। 2001 से 2010 तक गुजरात ने 10.9% का ग्रोथ रेट अचीव किया, जो उस समय देश के बाकी सभी स्टेट्स में से सबसे ज्यादा था। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात को एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भी तब्दील कर दिया। इस दौरान उन्होंने स्टेट में करप्शन खत्म करने के लिए भी बहुत काम किया। गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को देखकर उनका नाम पूरे देश में चमचमाने लगा। इस दौरान वो केवल बीजेपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक स्ट्रांग लीडर के रूप में सामने आए। 2014 में उन्होंने वाराणसी से अपने पहले लोकसभा इलेक्शन लड़े। इन इलेक्शंस में उनको रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हाथ लगी। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है
कि मोदी जी के चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने का सफर लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है। मोदी जी की कहानी लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति एक अटूट विश्वास जगाती है। लोगों को उनमें एक ऐसा आदमी दिखता है जो उनके दुख और दर्द भी समझता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कामयाबी हासिल करनी शुरू की, उनका परिवार सत्ता के गलियारे से हमेशा दूर रहा है। 2014 हो या 2019, पीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वो कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। देश का हर नागरिक उनका भाई और बहन है। मोदी का उनका जो कुछ भी है वो सब कुछ उनके देशवासियों का है और अपने देश के सिटीजन्स के साथ उनका यह अटूट कनेक्शन आज उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। यह नरेंद्र मोदी पर लोगों का संपूर्ण विश्वास ही है जिसकी वजह से 2014 और फिर 2019 में देश की जनता ने उन्हें वोट्स के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मत देकर विजयी बनाया है। अगर हम उनके 8 साल के कार्यकाल पर नजर डालें तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और देश के लिए ऐसे कई महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जिनके बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती कि पीएम मोदी ने हमेशा खुद को एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर लीडर की तरह ही जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और केवल इंडिया ही नहीं, आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मोदी जी के साथ एक ऐसी इक्वेशन शेयर करते हैं जो शायद ही इंडिया के किसी और पीएम के साथ शेयर की गई। जब भी वो किसी देश में किसी बड़े इवेंट के लिए जाते हैं तो वहां की गवर्नमेंट और लोगों के बीच उनको लेकर जो क्रेज देखने को मिलता है वो उनके इसी यूनिक चार्म का जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी ने इंडिया के डोमेस्टिक फाउंडेशंस को मजबूत कर ग्लोबल स्टेज पर उसको एक इमर्जिंग सुपर पावर का दर्जा दिलाया है, जो आज हर भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। आई मीन जो इन्होंने बात की है ना कि बाकी जो कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग ना कभी इतनी नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे फ्रांस के वो आए हुए थे, एक इमैनुअल मैक्रोन आए हुए थे, हाँ। फिर वो जॉर्ज मेलोनी उनका नाम है, इटली की जो हैं वो भी, उनके साथ भी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा जो यूएई के प्रेसिडेंट है उनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। जो बाइडन है या उससे पहले जो रह चुके थे डोनाल्ड ट्रम्प, या फिर पुतिन हो गया रशिया का, इन सबके साथ ना यूएसए के भी और ये रशिया के भी, सबके साथ जितने भी इनके लीडर्स हैं, फॉरेन सबके पॉलिसी बहुत अच्छी बड़ी है स्ट्रांग है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बड़े इनके स्ट्रांग है कि सबके बिल्कुल। साथ अच्छी रिलेशनशिप है। और आए कहाँ से? बिल्कुल एक लोअर मिडिल, जो हम कहते लोअर हैं मिडिल क्लास। और मुझे मतलब लगता है जैसे जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से गरीबों के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो एक उस स्टेज से गुजर के आए हैं, उन्हें वो स्ट्रगल का पता है कि क्या कितनी स्ट्रगल करते हैं ये लोग आगे आने के लिए। तो वो उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं कि वो भी तरक्की कर सके, ना कि सिर्फ वो बेसिक नीड्स अच्छा, अपनी पूरी जहाँ कर पे वो सके। रहते थे गुजरात का, जैसे उन्होंने बताया हाँ। कि वो वहाँ पे गुजराती बोलता है, ठीक है। हाँ। तो लेकिन वो जहाँ पे वो टी स्टॉल लगाते थे वहाँ ट्रेन पे- में, हर वहाँ तरह पर का, हिंदी हाँ। सीखना। तो वहाँ पे हिंदी ट्रेन वहाँ पे में हर उन्होंने बंदा ही गुजरता है, तो वो ऐसे ही हिंदी है। भी आ जाना, उनको हर जुबान वहीं से हाँ। उन्होंने सीख ली ना। और किस तरह से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की ना, हाँ। मतलब कितने पार्ट्स में, और फिर पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल हाँ, साइंस में उन्होंने किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट। और फिर जब उन्होंने जो वो थे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जो वकील थे, वरना हाँ, उनके वरना साथ वो तो रहते थे। बिल्कुल थोड़े से वो हो गए थे ना कि यार पता नहीं क्या हाँ, होगा, ये वो थोड़ा सा नहीं, मुझे मोटिवेट ऐसा लगता है कि उनको अपनी मतलब एजुकेशन से, नॉलेज से पहले ही बड़ा प्यार था। और जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ते होते थे, पुरानी हिस्ट्री पढ़ते होते थे, तो मुझे लगता है वहीं से फिर उनकी अटैचमेंट हुई, और अटैचमेंट के साथ साथ फिर आगे प्यार बढ़ता रहा। और फिर उन्होंने और जैसे वो आर्मी के लिए करते थे, वहां पर चाय पहुंचाते थे, वहां पर खाना पहुंचाते मतलब थे। उनके दिल में, अगर ये हमने एक पूरी देखी है, patriot। हाँ, और वो हर किसी की मदद करते थे, लाइक अपने मुल्क के लोगों की वो करना चाहते थे। हर जगह भी जहाँ पर भी उन्हें मौका मिलता था वो करते थे। एंड ही इज अ ट्रू नेशनलिस्ट, और जिस वो तरीके बड़ा से- प्यार करते हैं अपने हाँ, और मुल्क जिस से। तरीके से वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और वो बहुत आगे लेकर जाते हैं मुल्क को, जिस तरह से डेवलपमेंट वो लेकर आए हैं, तो लोग तो फिर ऐसे ही उनके साथ सबसे होंगे। पहले वो मतलब गुजरात से ये स्टार्ट गुजरात को उन्होंने इतनी कितना ज्यादा एक- डेवलप हाँ। किया है। फिर लोगों ने देखा ना कि अच्छा इन्होंने गुजरात इतना ज्यादा हाँ। किया है, तो ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो अब हम एक देखें ना, चांस दो। अब ओडिशा हो या असम हो या ऐसे कोई ही है। तमिलनाडु हो, कोई भी स्टेट हो, कुछ भी चेन्नई हो, हो, वहाँ पे हाँ। बड़ा बड़ा वो हर जगह ही अब वो कर अब रहे देखा हैं। जाए तो मतलब होता है ना कि एक बड़ा सिटी है उसमें डेवलपमेंट ज्यादा है, अब वहाँ पर ऐसा ऐसा नहीं नहीं रहा। है। हर छोटे से छोटे स्टेट में भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। और हाँ, हर सिटी में, हाँ, और उसमें भी कहीं पे देख भी लो। वो चले जाए, हाँ। वहाँ पे ऐसे रोड शो शुरू हो जाता है कि लोग आ Exactly. जाते हाँ। हैं,
इकट्ठे हो जाते हैं, बीजेपी के नारे लग जाते हैं। अच्छा, तो पॉलिटिशियन की इतनी स्ट्रगल है ना, तो इसलिए भी ज्यादा लोग प्यार करते हैं, वरना क्या होता है कि पॉलिटिशियंस आते ही अच्छी फैमिली से हैं। हम्म, हाँ, और तो- वो आती ऐसे होता है कि नेपोटिज्म है कि अच्छा बाप इसका वो था हाँ, प्राइम तो मिनिस्टर का आगे बेटा आ बन गया, जाएगा, ऐसे। तो तो वो उनके लिए इतना प्यार नहीं होता है, एक स्ट्रगल पूरी दिखाई गई है, प्राइम मिनिस्टर बनना। स्ट्रगल के हाँ, अलावा क्योंकि प्रैक्टिकली भी जैसे उन्होंने कितना उन्होंने परफॉर्म बात की किया है कि है। उनकी हाँ। अम्मी, उनकी जो मदर थी उनका नाम था हीरा बहन जो थे वो लोगों के घर में काम काम करती थी। हाँ, तो वहां से अगर आपने देख रहे हो कि आपकी अम्मी इस तरह से मजदूरी कर रही है, आपके अब्बू जो है वो चाय का स्टॉल लगा रहे हैं, तो वो तो नहीं हुई ना कि कोई उनको वो माहौल नहीं मिला ना उनको, वो खुद ही उन्होंने जो किया वो खुद ही अपने खुद किया, बलबूते पे हाँ, किया है। बिल्कुल किया। कोई किसी ने सिफारिश नहीं मतलब की कि अपनी हाँ, चॉइस थी, हाँ। अगर वो चाहते तो वहीं पे वही काम करते हाँ, रहते, उनको उसी मुल्क तरह से रहते। मुझे लगता है जिस तरीके से वो अपना घर छोड़कर चले गए थे कि नहीं मैंने हाँ, निकलना है, लेकिन मैंने उन्होंने फिर भी knowledge बड़े ली। अरसे तक हाँ, वो चाय के अपने मतलब जो वो अपने जो बिल्कुल। अंकल थे उनकी चाय स्टॉल पर अपनी उन्होंने काम वाइफ, किया, अपने हाँ। बच्चे पीछे छोड़ दिए मुल्क के मुल्क लिए, के लिए। तो यही है ट्रू पेट्रियोटिज्म। खराब होता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, बहुत डिटेल्ड वीडियो थी, बड़ी मजे बहुत की इन्होंने detailed। एक्सप्लेन की हुई है, आप भी जाके ये देख सकते हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, वो तो अगर देखें तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, इनके तो वो भी- प्रोजेक्ट्स वगैरह हाँ, देखते रहा प्रोजेक्ट वगैरह हाँ। फॉलो कर लिया करें भाई, क्योंकि पता है क्या, जो इंडिया का जो है ना यूपीएससी इतना मुश्किल है ये, जब कहते हैं ना आईएएस वाईएएस बनो, ये इतना आसान नहीं है, बड़ा बहुत इसके लिए बच्चे इतनी struggle। सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि नहीं हो पाता, तो ये पॉइंट से रह जाते हैं बच्चे। ऐसे ही है, फिर वो सुसाइड भी कर लेते हैं, इतने मसले होते हैं। तो आई थिंक अगर इनको थोड़ा सा फॉलो किया जाए ना, आपको वो जरा आइडिया हो जाता है। और इस तरह से चीजें माइंड में भी बैठ जाती हैं, हाँ, पढ़ने के क्योंकि अलावा इस तरह पॉलिटिकली से। बहुत अच्छे लीडर हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो वाकई बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा आप लोगों को। क्योंकि ये कंट्री के हवाले से भी मिलेगा, हम्म। और अगर आप ये स्टडी आईक्यूज में देखेंगे तो आपको वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पता लगेगा बिल्कुल, कि जियो दुनिया में क्या पॉलिटिक्स के चल रहा है। हवाले से। जियोपॉलिटिकली आपको बड़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आप अपने व्यूज अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें Take care. टेक केयर।